चलिए शुरू करें कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज से हमको नया टॉपिक शुरू करना था, हाँ या ना। ठीक है, कल हमने हमारा सर्कुलेशन का पार्ट क्या किया था, पूरा किया था। और आज से जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। चलेगा? इसको हिंदी में अगर बात की जाए तो सिंपली कहा जाएगा रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। चलेगा? और आसान किया जाए तो सीधी सीधी कहानी ये है कि साइंस के अंदर ग्रंथियां सुना है आपने, हाँ या ना? दो प्रकार की ग्रंथियां हम पढ़ते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि, जिनके साथ हम एंजाइम की बात करते हैं, हार्मोन्स की बात करते हैं। तो मेनली अंतःस्रावी ग्रंथियों का नॉलेज हमको क्या करना है, लेना है, और कौन कौन से हार्मोन वो प्रोड्यूस कर रही हैं, क्या क्या उनका बेसिक काम है, वही कहानी हमको पढ़ना है। उसी को नॉर्मली हम कहते हैं रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। चलेगा? तो बिना समय गवाए पहले तो हेडिंग डाल दीजिएगा, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। चलेगा? तो आपकी एक सिंपल सिंपल हेडिंग रहेगी, कौन सी बेटा? आपका रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। चलेगा? अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा फेवरेट है पेपर वालों का, हाँ या ना? कुछ नहीं तो ग्रंथि का नाम पूछ लेते हैं, कुछ नहीं तो हार्मोन्स के बारे में पूछ लेते हैं, बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं पूछ लेते हैं कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि का क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, क्या बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, या ग्रंथियों का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, सिंपल सी बात है। तो आपको प्रॉपर किसका नॉलेज याद रखना है बेटा? ग्रंथियों का नॉलेज याद रखना है, खासकर कौन सी ग्रंथियां? अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो आपके केमिकल्स या हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। क्योंकि कुछ ग्रंथियां आप पाचन तंत्र में पढ़ते हैं जो बाह्यस्रावी की तरह काम करती हैं, तो आपका काम हो जाता है। चलेगा? तो हमारी सिंपल हेडिंग है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। अब मेरा पहला सवाल है, इस रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण में हम ग्रंथियों का नॉलेज लेने वाले हैं। तो मेरा पहला सवाल है, ग्रंथियां सुनी है आपने? ग्लैंड या ग्रंथियां सुनी है आप लोगों ने, क्या होती हैं? और ये एंजाइम और हार्मोन क्या करते हैं? ऊतकों का समूह है। ठीक है, आगे। भाई बचपन से कई सारी ग्रंथियां पढ़ी होंगी, हाँ या ना? सिंपल सी बात है। हाँ, नहीं, अगर मैं सिंपली बोलूँ वो तो ठीक है कि एक तरफ एंजाइम रिलीज हो रहा है, एक तरफ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, पर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि अगर आपको एक लाइन में समझाना हो कि ग्रंथियां क्या कर रही हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ या ना? अच्छा चलो, एक एक सिंपल एग्जांपल से समझो। हमारे माउथ के अंदर, हाँ या ना, एक ग्रंथि है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड है, या हिंदी में कहते हैं कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। हाँ या ना? ये लार ग्रंथि जो है, ये मुंह के अंदर किसका सीक्रेशन कर रही है? सलाइवा का सीक्रेशन कर रही है, या मुंह के अंदर ये किसको रिलीज कर रही है? लार को रिलीज कर रही है। और उस लार के अंदर कौन सा एंजाइम है? आपका टाइलिन एंजाइम है, या फिर आपका लाइसोसोम एंजाइम है, जो आपकी पाचन को चला रहे हैं। किसको चला रहे हैं बेटा? पाचन को चला रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट का क्या कर रहे हैं? पाचन कर रहे हैं। ठीक है? यानी कि सिंपल सी बात यह है कि अपने पूरे जीवन काल में लार ग्रंथि यही काम करने वाली है। ये सोनो, ऐसा तो नहीं है कि लार ग्रंथि का दूसरे दिन मन बदल जाए कि आज हम ये चीज छोड़ के कुछ और करेंगे। ये सोनो, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप जब से पैदा हुए और तब जब आपका, सिंपल सी बात है, लास्ट टाइम तक आपकी लार ग्रंथि एक ही काम करने वाली है। चलेगा? सिंपल सी बात है।
तो अगर ग्रंथियों को समझना है, किसकी समझना है बेटा, आपके ग्रंथियों को समझना है, तो हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट अंग हैं या कुछ विशिष्ट ऊतकों के क्या है, समूह है, जो एंजाइम के द्वारा, जो हार्मोन्स के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, एंजाइम्स के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर के विशिष्ट कार्यों को संपन्न करते हैं, टारगेटेड वर्क को पूरा करते हैं। भाई जो उसका टारगेट होगा, जो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होगा, वो ग्रंथि वही काम करेगी। ये सोनो सिंपल सी कंडीशन है। यानी कि हमारे शरीर में ऐसे कुछ कुछ कहते हैं ना सहायक अंग हैं, जो हमारी बॉडी की बेसिक फंक्शनिंग को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, टाइम टू टाइम क्या रिलीज कर रहे हैं, एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, जिनको हम नॉर्मली क्या कहते हैं बेटा, ग्रंथियां कहते हैं, जो देखने को मिलेगा। चलेगा, सिंपल सी कंडीशन है। यानी कि सिंपल है कि उसका जो काम होगा वो वही करेगा, एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। और वो काम वो किसके थ्रू करेगा, या तो वो एंजाइम के थ्रू काम करेगा, या किसके थ्रू काम करेगा बेटा, आपके हार्मोन्स के थ्रू काम करेगा। जैसे आप विशिष्टता के साथ जब पढ़ते हैं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप एंडोक्राइन ग्रंथियां पढ़ते हैं। चलेगा, कौन सी ग्रंथियां पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ग्रंथियां पढ़ते हैं, जो आपके नर्वस से कंट्रोल होते हैं। कहां से कंट्रोल करते हैं, नर्वस से कंट्रोल होते हैं, इसलिए उसको न्यूरो एंडोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। चलेगा, ये बेसिक कंडीशन आपको समझना पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल कहानी है। ग्रंथियां मतलब हमारे शरीर में ऊतकों का, ऑर्गन्स का वह समूह जो किसके माध्यम से काम कर रहे हैं, हार्मोन्स के माध्यम से काम कर रहा है, एंजाइम के माध्यम से काम कर रहा है, और हमारे शरीर की विशिष्ट क्रियाओं को चलाने का काम कर रहा है। चलेगा, उन्हीं को हम क्या कहेंगे बेटा, ग्रंथियां कहेंगे। अब आपके पेपर में जो सवाल आता है वो सबसे पहले आता है कि आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एक बेसिक अंतर होना चाहिए पता अंतःस्रावी के बीच में और बाह्यस्रावी के बीच में, कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां काम कर रही हैं, दो प्रकार की ग्रंथियां काम कर रही हैं। एक तरफ कौन सी ग्रंथि काम कर रही है, अंतःस्रावी ग्रंथि काम कर रही है, और एक तरफ बाह्यस्रावी ग्रंथि काम कर रही है। कितने लोगों ने अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी सुना है? अगर आपने नाम भी सुना है मेरे लिए काफी है। चलेगा, तो हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां हैं, दो प्रकार की ग्रंथियां हैं। एक तरफ अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कह रहे हैं, एक तरफ कौन सा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो देखने को मिलेगा। कौन सा है, एक्सोक्राइन। तो सबसे पहले हम अंतर के तौर पर समझते हैं कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या बेसिक डिफरेंस है। यानी कि आपके अंतःस्रावी किसके अंदर बेटा, आपके अंतःस्रावी और कौन सा, एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी के बीच में क्या अंतर है। चलेगा, एक तरफ आपके पास एंडोक्राइन है, एक तरफ कौन से हैं, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, जो देखने को मिलेगा। अब हम अंतर से समझेंगे, सारे पॉइंट किस में समझ में आएंगे, अंतर में। आपकी जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, चलेगा, सबसे पहला अंतर होता है कि हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथियां हैं, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं वो अपने सारी चीजों को नलिका के माध्यम से डालती हैं। यस और नो, यानी कि ऐसे सारी की सारी ग्रंथियां जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डक्ट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, डक्ट प्रेजेंट होगा, या जिसके अंदर आपको नलिका देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, नलिका या डक्ट देखने को मिलेगी, जो डक्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं। किसके माध्यम से काम कर रहे हैं, डक्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं, नलिका के माध्यम से काम कर रहे हैं। वो सारी ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां कहलाएंगी, आपकी एक्सोक्राइन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, एक्सोक्राइन। जैसे अभी हमने लार ग्रंथि पर बात की, हमारी लार ग्रंथि जो है वो इस पोजीशन पर है, हमारे जीभ के नीचे और हमारे कान के पास। किसके पास बेटा, हमारे कान के पास आपकी ग्रंथियों का एक समूह है, जो मिलकर कौन सी ग्रंथि बनाता है, लार ग्रंथि बनाता है। एक्चुअली लार ग्रंथि अकेली नहीं होती, लार ग्रंथि कितनी ग्रंथियों से बनती है, 3 ग्रंथियों से बनती है। यहां पर इट इज पैरोटिड, यहां पर कौन सी ग्रंथि होती है, पैरोटिड। नीचे 2 ग्रंथियां होती हैं आपकी जीभ के नीचे, आगे और पीछे। एक आपका सबलिंगुअल होगा, एक सब मैंडिबुलर होगा, या सब मैक्सिलरी होगा, जो देखने को मिलेगा। चलेगा, जिनसे आपकी कौन सी ग्रंथि तैयार हो रही है, लार ग्रंथि। आप पाचन तंत्र में पढ़ोगे भी।
अब ये लार ग्रंथि जो लार आपके शरीर में निकाल रही है ना, या आपके मुंह के अंदर जो लार डाल रही है, वो डक्ट के थ्रू डाल रही है। किसके थ्रू डाल रही है बेटा? डक्ट के थ्रू या नलिका के थ्रू। आपकी एक महीन सी नलिका खुली है जिसके माध्यम से लार क्या हो रही है, मुंह के अंदर आने का काम कर रही है। चलेगा? तो ये आपकी अंतःस्रावी है या बाह्यस्रावी है? बाह्यस्रावी है, क्योंकि ये किसके माध्यम से काम कर रही है? नलिका के माध्यम से काम कर रही है। जहां पर आपका कोई भी मटेरियल नलिका के थ्रू रिलीज हो, किसके थ्रू रिलीज हो? नलिका के थ्रू रिलीज हो, वो कौन सा है बेटा? बाह्यस्रावी है। चलेगा? ऐसे ही जब आप अमाशय पढ़ते हो, पाचन तंत्र में क्या पढ़ते हो बेटा आपके? जब आप अमाशय पढ़ते हो, अमाशय के नीचे एक हिस्सा होता है ड्यूडेनम, छोटी आंत का एक हिस्सा होता है, कौन सा? ड्यूडेनम। जब आप पाचन तंत्र पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। चलेगा? उस अमाशय के बगल में यहां पर होगा लीवर। क्या होगा बेटा आपका? यकृत होगा, और यकृत के नीचे एक छोटी सी थैली लगी होगी, गॉल ब्लैडर। क्या लगा होगा आपका? गॉल ब्लैडर, जिसको आप पित्ताशय कह रहे हो। क्या कह रहे हो बेटा? पित्ताशय कह रहे हो। ये पित्ताशय आपके छोटी आंत के अंदर पित्तरस डालेगा। ये सुनो, वो पित्तरस कहां बनेगा? यकृत में बनेगा। वो पित्तरस कहां बनेगा? यकृत में बनेगा। इकट्ठा कहां होगा? पित्ताशय में इकट्ठा होगा, और वो नलिका के माध्यम से, किसके माध्यम से? नलिका के माध्यम से किस में आ रहा होगा? ड्यूडेनम में आ रहा होगा। किस में आ रहा होगा? आपके ड्यूडेनम या छोटी आंत के पोर्शन में आ रहा होगा। चलेगा? सिंपल सी बात है। ऐसे ही नीचे की तरफ पैनक्रियास है। नीचे की तरफ क्या है? पैनक्रियास है, अग्नाशय है, जो एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, जो एंडोक्राइन की तरह भी काम करेगी और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करेगी, अंतःस्रावी की तरह भी काम करेगी और बाह्यस्रावी की तरह काम करेगी। जब आपकी पैनक्रियास या अग्नाशय बाह्यस्रावी की तरह काम करती है, यस और नो, जब वो किसकी तरह काम करती है? बाह्यस्रावी की तरह काम करती है, तो उसमें से भी एक डक्ट निकलेगा, नली निकलेगी, जिसको हम कहते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट। कौन सी डक्ट कहते हैं? पैनक्रिएटिक डक्ट। तो सबसे बड़ी पहचान आपके बाह्यस्रावी की यही है कि बाह्यस्रावी हरदम किसके माध्यम से काम कर रहे हैं? डक्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं, नलिका के माध्यम से काम कर रहे हैं। वो जो भी चीज रिलीज कर रहे हैं वो किसके माध्यम से आ रही है? नलिका के माध्यम से आ रही है। चलेगा? तो बाह्यस्रावी ग्रंथि को जब भी पढ़ना हो, उसका पहला अंतर या पहला बेसिक विशेषता यही है कि बाह्यस्रावी किसके माध्यम से काम करती हैं? नलिका के माध्यम से काम करती हैं। चलेगा? और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, कौन से ग्लैंड होते हैं? अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, जैसे आपकी पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है बेटा? पीयूष ग्रंथि है। आपकी थायराइड है या पैराथायराइड ग्रंथि है, आपकी थाइमस ग्रंथि है, आपकी पिनियल ग्रंथि है, अभी पढ़ेंगे, हाँ या ना? ये सारी आपकी कौन सी ग्रंथियां हैं बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो देखने को मिलेंगी। ये सारी ग्रंथियां नलिका विहीन है। ये कैसी हैं बेटा? नलिका विहीन है, यानी कि हम सिंपल कहें तो ये डक्टलेस है। कैसी हैं बेटा? डक्टलेस है। इनके अंदर कोई भी नलिका या डक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलेगा? ये सारी ग्रंथियां कैसी देखने को मिल रही हैं? नलिका विहीन मिल रही हैं, कोई भी डक्ट आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये काम कैसे करती हैं? तो बेटा ये ब्लड के थ्रू काम करती हैं। ये सुनो, इनका सीधा काम है कि इनके अंदर क्या जाएगा? ब्लड जाएगा, और ब्लड जो भी ये मटेरियल बना रही हैं या जो भी ये मटेरियल रिलीज कर रही हैं, वो सारा मटेरियल किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू रिलीज होगा। किसके थ्रू रिलीज होगा बेटा? ब्लड के थ्रू या रक्त के माध्यम से रिलीज होगा, जो देखने को मिलेगा। चलेगा? तो पहला अंतर यही होता है अंतःस्रावी और किसमें? बाह्यस्रावी में। समझने का सबसे बेसिक अंतर कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन है और बाह्यस्रावी ग्रंथियां किसके साथ काम करती हैं? नलिका के साथ काम करती हैं। चलेगा? वो अपने किसी भी चीज को सीधे नलिका से डालती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां रक्त के माध्यम से काम कर रही हैं। किसके माध्यम से काम कर रही हैं? रक्त के माध्यम से काम कर रही हैं। चलेगा? उसके अंदर रक्त जाएगा, चीजों को उठाएगा और बाहर निकालेगा। चलेगा? उसके बाद जब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हरदम हार्मोन में डील करती हैं। चलेगा? अंतःस्रावी ग्रंथियां हरदम किस में डील करती हैं? हार्मोन में डील करती हैं। भाई अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकल रहे हैं? हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। यस और नो? अंतःस्रावी ग्रंथियां जब भी डील करेंगी वो हरदम किस में डील करेंगी?
हार्मोन में डील करेंगी, उनसे जब भी कोई मटेरियल रिलीज होगा तो वो किस रूप में होगा बेटा, हार्मोन्स के। और ये हार्मोन क्या होता है ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, चलेगा। लेकिन याद रखना कि अंतःस्रावी ग्रंथियां ब्लड में क्या डालेंगी, हार्मोन्स डालेंगी, जो देखने को मिलेगा, चलेगा। और आपकी जो बाह्य श्रावी ग्रंथियां हैं, कौन सी ग्रंथियां हैं, बाह्य श्रावी ग्रंथियां हैं, ये एंजाइम में डील करेंगी। किस में डील करेंगी, एंजाइम में डील करेंगी, या फिर ये प्रोटीन के सैप या रस में डील करेंगी। इनके अंदर से क्या निकलने वाला है, प्रोटीन का सैप या क्या निकलने वाला है, रस निकलने वाला है, चलेगा। तो हम में से 80% लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि अंतःस्रावी से क्या निकलने वाला है और बाह्य श्रावी से क्या निकलने वाला है। बिल्कुल आसान करो कि अंतःस्रावी ग्रंथि अगर होगी तो वो हरदम किस में डील करने वाली है, हार्मोन में डील करने वाली है। उसमें से हरदम या तो लिक्विड फॉर्म में या पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब पाउडर फॉर्म में क्या निकलने वाला है, आपका हार्मोन निकलने वाला है, चलेगा। वो हरदम क्या डालेगा, हार्मोन डालेगा, चलेगा। और ये हरदम क्या डालेंगे बेटा, एंजाइम्स में डील करेंगी, जो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये दो अंतर तो बहुत सिंपल है, बचपन से पढ़े हैं, चलेगा, कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन है, बाह्य श्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स में डील करती हैं, बाह्य श्रावी ग्रंथियां एंजाइम और प्रोटीन में डील करती हैं। इसके अलावा और क्या अंतर हो सकता है, सोचो सोचो। ठीक है। बॉडी के अंदर तो सारे रिलीज हो रहे हैं, और सोचो। अच्छा चलो एग्जाम्पल से समझो। अभी बात की कौन सा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, जिसको हम कौन सी ग्रंथि कह रहे थे, लार ग्रंथि कह रहे थे। कहाँ है, कहाँ है, यहाँ पर है, हाँ या ना। अच्छा कहाँ सलाइवा को रिलीज कर रही है, पड़ोस में, ये सुनो, पड़ोस में, यानी कि यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका सलाइवा रिलीज हो रहा है, हाँ या ना, चलेगा। अच्छा आपकी जो गॉल ब्लैडर था, आपका जो पित्ताशय था, वो पित्ताशय जस्ट ड्यूडेनम के ऊपर है, छोटी सी नली निकली और उसने ड्यूडेनम में क्या डाल दिया, पित्त रस डाल दिया। अग्नाशय ड्यूडेनम के नीचे है, छोटी सी नली निकली और उसने अपना अग्न रस किसके अंदर डाल दिया बेटा, ड्यूडेनम में डाल दिया, हाँ या ना। इमेजिन करके देखो सलाइवरी ग्लैंड यहां लगा होता और यहां से नली जाती यहां तक, यस सुनो, हम पढ़ रहे होते कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड यहाँ है और यहाँ से इतनी लंबी नली निकली है जो यहाँ जाकर क्या रिलीज कर रही है, सलाइवा रिलीज कर रही है। क्या ये पॉसिबल है, हाँ या ना, नहीं। यानी कि एक्सोक्राइन ग्रंथियां जो हैं वो अपने टारगेटेड प्लेस के बिल्कुल पास में रहेंगी। वो कैसे रहेंगी, अपने टारगेटेड प्लेस के पास में रहेंगी, वो बहुत ज्यादा दूर प्रेजेंट नहीं रहेंगी। बहुत बड़ी नली आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि वो नली हरदम उस जगह खुलेगी जहां पर आपको एंजाइम को या प्रोटीन के रस को क्या करना है, डिलीवर करना है या रिलीज करनी है, चलेगा। तो यानी कि ये अपने लक्षितम स्थान के हरदम क्या मिलती हैं, पास में मिलती हैं। इनका जो भी लक्षितम स्थान है, इनको जो भी एंजाइम रिलीज करना है, जो भी प्रोटीन रिलीज करना है, वो कहाँ रिलीज करेंगे बेटा, पास में रिलीज करेंगी, बहुत ज्यादा दूर रिलीज करने वाली नहीं है, हाँ या ना। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड जुड़ा हुआ है, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि आपके कहाँ होती है, अमाशय के अंदर होती है, तो वो अमाशय में ही चीजों को डालेगी, ये सोनो, वो बाहर डालने वाली नहीं है, ठीक है। तो वो नली जो है वो बिल्कुल वहीं खुलेगी, बिल्कुल पास में ही खुलेगी, बहुत ज्यादा दूर खुलने वाली नहीं है, चलेगा। सिंपल सी बात है। यानी कि आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने लक्षितम स्थान के कहाँ खुलते हैं, पास में खुलते हैं। अपने लक्षितम स्थान के कहाँ खुलते हैं, पास में खुलते हैं। और दूसरी तरफ आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये अपने हार्मोन्स को कहाँ डाल रही हैं, ये अपने हार्मोन्स को कहाँ डाल रही हैं, ब्लड में डाल रही हैं, और ब्लड कहीं भी जाएगा, ये सुनो। यानी कि ये अपने दूरस्थ लक्ष्य तक भी कार्य कर सकती हैं। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो यहां रखा हुआ है, ये पूरी बॉडी के लिए हार्मोन रिलीज कर रहा है,
यस और नो? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से सेवरल हार्मोन्स निकल रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, आपका सिंपल सी बात है MSH, LH, FSH, TSH, ACTH, सारे हार्मोन्स निकल रहे हैं। लेकिन ये सारे हार्मोन्स पूरी बॉडी में क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। चलेगा? सिंपल सी बात है, हाँ या ना? तो ये आपके ब्लड के थ्रू कहीं भी अपने हार्मोन्स को भेज सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल पास में नली के माध्यम से काम करेंगे। किसके माध्यम से काम करेंगी? नली के माध्यम से काम करेंगे। चलेगा? तीनों अंतर क्लियर है? अरे हाँ या ना? एक तरफ अंतःस्रावी और एक तरफ बाह्यस्रावी, और क्या अंतर हो सकता है? सोचो, और क्या अंतर होगा? अरे बहुत आसान है भाई लोगों, बचपन में पैदा हुए, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? जिस दिन जन्म हुआ उस दिन भी लार निकल रही थी मुंह से, हाँ या ना? जिस दिन मरोगे तब भी मुंह में से क्या निकलेगी? लार निकलेगी, हाँ या ना? सिंपल सी बात है। ऐसा कभी हुआ कि एक महीने लार निकले, एक महीने बंद हो जाए? यस और नो? या एक महीने खाना पचेगा, एक महीने नहीं पचेगा? ऐसा कुछ है क्या? यानी कि आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथियां? बाह्यस्रावी ग्रंथियां लगभग लगभग ताउम्र काम करेंगी। यस और नो? बाह्यस्रावी ग्रंथियां लगभग कैसे काम करती हैं? जीवन भर बिना किसी डिस्टरबेंस के काम करेंगी, हाँ या ना? ऐसा नहीं है कि वो कभी एंजाइम रिलीज कर रही हैं, कभी एंजाइम रिलीज नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया, आपके अमाशय ने मना कर दिया कि आज हमारा पचाने का मन नहीं है, यस और नो? या आज हमारा एंजाइम देने का मन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। अगर वो एंजाइम नहीं देगा तो आपका डाइजेशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, हाँ या ना? यानी कि इनको बिना रुके, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है उम्र के साथ, पर बिना रुके ये बाह्यस्रावी ग्रंथियां जीवन भर काम करने वाली है। चलेगा? लेकिन आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, कौन सी ग्रंथियां हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये टारगेट के हिसाब से काम करती हैं। इनमें से कुछ ग्रंथियां ठीक है लाइफ टाइम काम करती हैं, लेकिन कुछ ग्रंथियां आपके कुछ समय तक ही काम करेंगी। कुछ समय तक ही क्या करेंगी? काम करेंगी। एक समय के बाद वो अपने वर्क को या तो रोक देंगी या बढ़ा देंगी। चलेगा? सिंपल सी कंडीशन है। जैसे हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, हाँ या ना? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकल रहा है, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, जिसको कंट्रोल करता है सोमेटोस्टेटिन। चलेगा? सिंपल सी कंडीशन है, ये ग्रोथ हार्मोन हमारे सारी ग्रोथ को मैनेज कर रहा है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन जीवन भर निकलता रहे, भाई हम रुकने का नाम ही नहीं लेंगे ना। सिंपल सी बात है, हम इस कमरे में समाने वाले नहीं है। ठीक है? अगर हमारा ग्रोथ हार्मोन निकलता ही रहा तो हमारा कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा, हाँ या ना? हमारे शरीर में अतिकायता की स्थिति आ जाएगी, हम सब लगभग लगभग अभी छत छू रहे होते। ये सोनो, अगर हमारा क्या निकल रहा होता? ग्रोथ हार्मोन। यानी कि ग्रोथ हार्मोन पर्टिकुलर टाइम के लिए है, आपके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको क्या होना पड़ेगा? कंट्रोल होना पड़ेगा, हाँ या ना? या फिर फीमेल बॉडी के अंदर जब आप देखते हो, तो फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या लाइफ टाइम चलती है? नहीं। एक उम्र है कि 12 या 11, 12-13 साल से शुरू होगी और लगभग 45-48 के आसपास वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, हाँ या ना? तो ये क्या है बेटा? एक एक निश्चित समय के लिए। किसके लिए है? एक निश्चित समय के लिए। तो आपकी एंडोक्राइन के बारे में ये कहा जाता है कि एंडोक्राइन जो है, कौन सी ग्रंथियां बेटा? एंडोक्राइन, वो लाइफ टाइम काम कर भी सकती हैं और लाइफ टाइम काम नहीं भी कर सकती हैं, टारगेटेड भी कर सकती हैं, और कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो कैसे कर रही हैं बेटा? लाइफ टाइम वर्क कर रही हैं। चलेगा? लेकिन एक्सोक्राइन को काम करना ही करना है, वो रुक नहीं सकती, हाँ या ना? ये बेसिक अंतर है किसके बीच में बेटा? किसके बीच में? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये किसके माध्यम से काम कर रहा है? नलिका विहीन है, ये नलिका के साथ काम कर रहा है। ये आपका सिंपल सी बात है, एंजाइम हार्मोन रिलीज करता है, ये एंजाइम रिलीज करता है, ये लक्ष्य के पास में काम करेगा, ये दूरस्थ स्थान तक काम करेगा, ये लाइफ टाइम काम करेगा। ये कुछ लाइफ टाइम काम कर भी सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं, हाँ या ना? चलेगा? ये बेसिक कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। और क्या अंतर हो सकता है, फटाफट बताओ। और क्या अंतर हो सकता है? दिन भर में कितना सलाइवा मुंह में आता है?
हमारे मुंह में लगभग एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा रिलीज होता है। कितना सलाइवा रिलीज होता है? 1 से 1.5 लीटर तक, हाँ या ना? तो सिंपल सी बात है कि एंजाइम की क्वांटिटी हरदम ज़्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू द हार्मोन। हरदम बाह्य स्रावी ग्रंथियां एंजाइम क्या रिलीज करती हैं? ज़्यादा रिलीज करती हैं। हार्मोन हरदम कम मात्रा में रिलीज होते हैं। कैसे रिलीज होते हैं? कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बहुत माइन्यूट सी क्वांटिटी किसकी निकलती है बेटा? हार्मोन्स की रिलीज होती है। ये भी एक बेसिक अंतर है किसके बीच में बेटा? आपके अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी के बीच में। चलेगा? तो सबसे पहले तो ये बेसिक अंतर याद रखोगे किसके बीच में? अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी। अगर बाह्य श्रावी के एग्जाम्पल याद रखना है तो कई सारे हैं। जैसे हमारी लार ग्रंथि किसकी तरह काम कर रही है? बाह्य श्रावी की तरह। हमारा लिवर बाह्य श्रावी में आएगा, हाँ या ना? पैनक्रियास एक मिश्र ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्र ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी और बाह्य श्रावी दोनों की तरह काम कर रही है। हमारी आंख के पास यहाँ एक ग्रंथि होती है लैक्रिमल, जो आंसू निकालती है। चलेगा? वो किसकी तरह काम करती है? बाह्य श्रावी की तरह काम करती है। किसकी तरह काम कर रही है? बाह्य श्रावी। चलेगा? और अंतःस्रावी की तो एक पूरी लिस्ट है जो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहले मुझे बताइए यहां तक की कहानी क्लियर है? चलेगा? तो एक तरफ हमारे पास अंतःस्रावी ग्रंथि है, एक तरफ कैसी है? बाह्यस्रावी। अभी हम इसको थोड़ी देर बाद अंतर के रूप में लिख लेंगे। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, केमिकल कोऑर्डिनेशन में मेनली हम कौन सी ग्रंथियां पढ़ते हैं? मेनली हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं, जो किस में डील कर रही हैं? जो हार्मोन में डील कर रही हैं। किस में डील कर रही हैं? हार्मोन में डील कर रही हैं। क्या होते हैं हार्मोन? केवल वृद्धि और विकास के लिए। भाई सिंपल सी बात है, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या रिलीज कर रही हैं? हार्मोन रिलीज कर रही हैं। तो हार्मोन क्या है? कुछ तो होंगे। क्या डेफिनेशन होती है? ध्यान से सुना, एक लाइन की डेफिनेशन है। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले वे रसायन, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले वे रसायन जो रक्त में घुलते हैं, जो क्या करते हैं? रक्त में घुलते हैं और शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हीं रसायनों को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। चलेगा? कोई कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हार्मोन सिंपली क्या है कि हमारे शरीर में या अंतःस्रावी ग्रंथियों से रिलीज होने वाले, स्रावित होने वाले वे रसायन जो कहाँ घुले? रक्त में घुले और शरीर की जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जैविक क्रियाएं हैं, उनमें क्या किया बेटा? सहयोग किया, या तो उनकी रिएक्शन को कम किया या उनकी रिएक्शन को बढ़ाया। चलेगा? ये काम किसका होता है बेटा? आपके हार्मोन्स का होता है। और आपके हार्मोन सिंपली कहाँ से रिलीज हो रहे हैं बेटा? आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों से। ठीक है? तो अब हम ये समझना शुरू करेंगे कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और कैसे काम कर रही हैं। ठीक है? तो पहले तो एक अंतर लिख लो फटाफट, अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी। बहुत जल्दी लिखना, बहुत जल्दी। ठीक है? सबसे पहले बेसिकली कौन सा लिखोगे बेटा? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी में आप लिखेंगे सबसे पहले नलिका विहीन ग्रंथियां। एक एक शब्द में लिखो, कैसी ग्रंथियां हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां। आपको पेपर में केवल पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, तो एक शब्द में लिखेंगे कौन सी ग्रंथियां? नलिका विहीन। ये कैसी ग्रंथियां हैं? नलिका युक्त ग्रंथियां। कैसी ग्रंथियां हैं? नलिका युक्त ग्रंथियां हैं। चलेगा? दूसरा, ये किस में डील करती हैं बेटा? आपके आपके हार्मोन्स में डील करेंगी। ये किस में डील करेंगी? ये एंजाइम और प्रोटीन के रस में।
चलेगा। तो सिंपल सी बात है, ये हार्मोन्स में डील कर रही है, ये किस में डील कर रही है बेटा? आपके एंजाइम और हार्मोन में डील कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लक्ष्य से दूरस्थ जगह पर भी कार्य कर सकती हैं, ये लक्ष्य के दूरस्थ जगह पर कार्य करती हैं, ये समीप स्थान पर ही कार्य करेंगे, लक्ष्य के समीपस्थ स्थान पर ही क्या करेंगी बेटा? कार्य करेंगी। लक्ष्य के समीपस्थ स्थान पर भी पर ही कार्य करेंगे। चलेगा, फटाफट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है, एंजाइम की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। एंजाइम की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। एंजाइम की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। एक्सोक्राइन कैसे काम करेंगे बेटा? कैसे काम करेंगे एक्सोक्राइन? निरंतरता से कार्य करेंगे। यस और नो? निरंतरता मतलब ये कभी नहीं रुकने वाले। एक्सोक्राइन कैसे कार्य करते हैं बेटा? निरंतरता के साथ कार्य करते हैं, लगभग लाइफ टाइम काम करते हैं। चलेगा, लगभग ले से काम करते हैं बेटा, लाइफ टाइम काम करते हैं। चलेगा, लगभग लाइफ टाइम काम करेंगे, ठीक है। ये बेसिक कंडीशन। एक्सोक्राइन के कुछ एग्जाम्पल लिख लो। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। चलेगा, कौन सी ग्रंथि बेटा? लार ग्रंथि। ये सब पाचन में आप पढ़ोगे, ठीक है। यकृत एवं पित्ताशय, यकृत एवं पित्ताशय, यकृत एवं पित्ताशय, ठीक है। दो ही काफी है, ठीक है। एंडोक्राइन को हम पूरा लिस्ट बनाने वाले हैं अभी। नेक्स्ट आप लिखेंगे एक छोटी सी हेडिंग, हार्मोन। चलेगा, हार्मोन क्या डेफिनेशन होगी? वे रसायन, वे रसायन जो, वे रसायन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, वे रसायन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, वे रसायन जो कैसी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, एवं रक्त में घुलकर, एवं रक्त में घुलकर अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, एवं किस में घुलकर बेटा? रक्त में घुलकर जैविक प्रक्रियाओं में या शरीर की जैविक क्रियाओं में, शरीर की जैविक क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। चलेगा, शरीर की जैविक क्रियाओं में क्या लेते हैं बेटा? हिस्सा लेते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो हमारे पास कौन सी ग्रंथियां हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो किस में डील कर रही हैं? हार्मोन में डील कर रही हैं। किस में डील कर रही हैं? हार्मोन में डील कर रही हैं। अब सबसे पहले हम एक बेसिक लिस्ट तैयार करते हैं कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो हमको पढ़ना है या हमको याद रखना है। चलेगा, एक एक से बात करना शुरू करते हैं। तो कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होंगी? अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ शुरू करें तो कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां? ऊपर से शुरू करो। चलेगा, अब देखो ध्यान से सुना, हमारे ब्रेन से शुरू करना। किससे शुरू करना बेटा? ब्रेन से। जब हम अंतःस्रावी ग्रंथियां शुरू करते हैं तो हरदम कहाँ से शुरू करेंगे? ब्रेन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात याद रखना कि आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। क्या कंट्रोल करता है? ब्रेन। और ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। अगर आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां समझना है तो सबसे पहले ब्रेन का एक हिस्सा समझना पड़ेगा। कौन सा बेटा? हाइपोथैलेमस। चलेगा, तो हम अगर अंतःस्रावी समझना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या समझेंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे, जस्ट हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई एक ग्रंथि होती है। अभी हम बिल्कुल पोजीशन वाइज बात करेंगे। उस ग्रंथि को कहते हैं, कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। तो हमारी दूसरी ग्रंथि कौन सी हो गई? आपकी पीयूष ग्रंथि, जिसको आप पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहे हैं। कौन सा ग्लैंड कह रहे हैं? पिट्यूटरी। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड कौन सा है?
पिट्यूटरी है। सबसे ज्यादा सवाल कौन से ग्लैंड पर पूछे जाते हैं? पिट्यूटरी पर पूछे जाते हैं। चलेगा, सिंपल सी कंडीशन है। तो पहला ग्लैंड हाइपोथैलेमस, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा हमारे ब्रेन में ही डॉर्सल साइड में एक ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं पिनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? पिनियल ग्रंथि है, जो देखने को मिलेगी। तो हमारे बैक साइड में डॉर्सल साइड में एक ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि बेटा? पिनियल ग्रंथि, जो हमको देखने को मिलेगी। तो तीसरी ग्रंथि कौन सी होगी बेटा आपकी? पिनियल ग्रंथि है, जो आपको देखने को मिलेगी। तो ये तीन चीजें आपको किसके लिए याद रखनी है? ब्रेन के लिए याद रखनी है। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, दूसरी पीयूष ग्रंथि, तीसरी पिनियल ग्रंथि। चलेगा। उसके बाद नीचे आओगे तो हमारा जो लैरिंग्स का पोर्शन होता है, श्वसन नली का जो पोर्शन होता है, उसके निचले हिस्से में यहां पर होती है थायराइड। कौन सी ग्रंथि होती है बेटा? थायराइड ग्रंथि होती है। चलेगा। और थायराइड के अंदर ही, थायराइड के बैक साइड में प्रेजेंट होती है पैराथायराइड। चलेगा। तो थायराइड है और थायराइड के साथ साथ क्या है? पैराथायराइड है। ठीक है। पैराथायराइड के जस्ट आप नीचे जाओगे तो आपके हार्ट के बीच में, यहां पर स्टेरनम के निचले हिस्से में, यहां पर आपको मिलेगी, इट इज थाइमस। कौन सी ग्रंथि मिलेगी बेटा? थाइमस ग्रंथि मिलेगी। चलेगा। तो यहां जाओगे तो कौन सी ग्रंथि मिल रही है? थाइमस मिल रही है। थाइमस के नीचे जाओगे तो आपको एक मिश्रित ग्रंथि देखने को मिलेगी आपके अमाशय के निचले हिस्से में, इट इज पैनक्रियास। कौन सी ग्रंथि है बेटा आपकी? पैनक्रियास है, जो देखने को मिलेगी। चलेगा। पैनक्रियास से नीचे जाओगे तो आपकी जो किडनी है, ये सुनो, उस किडनी के ऊपर एक कप जैसा सेक्शन मिलेगा, उसको आप कहते हो एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड कहते हो? एड्रिनल, या हिंदी में कहते हो अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहते हो? अधिवृक्क ग्रंथि। चलेगा। तो एड्रिनल ग्लैंड है, या कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि है। चलेगा। और उसके बाद आपकी प्रजनन ग्रंथियां हैं। कौन सी ग्रंथियां हैं? प्रजनन ग्रंथियां हैं, जो प्रजनन में हेल्प कर रही हैं, जो आपके बेसिक मस्कुलैरिटी को डिफाइन कर रही हैं, जिनको हम गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। जिसमें मेल बॉडी के आएंगे टेस्टिस, यानी कि वृषण आएंगे, और फीमेल बॉडी का क्या आएगा बेटा आपका? ओवरी आएगा, जहां पर ओवा डेवलप्ड होता है। क्या डेवलप्ड होता है? अंडा या ओवा डेवलप्ड होता है। चलेगा। उसको कंबाइंडली हम कह देते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। क्या कह देते हैं? गोनेट्स कह देते हैं, या गोनेडोट्रोपिन्स कह देते हैं। चलेगा। तो गोनेडोट्रोपिन्स के अंदर या गोनेट्स के अंदर दो चीजें आ रही हैं। मेल बॉडी की क्या आ रही है? टेस्टिस आ रही है, और फीमेल बॉडी की क्या आ रही है? ओवरीज आ रही है। चलेगा। तो सबसे पहले जब आप अंतःस्रावी ग्रंथियां सीख रहे हो तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को पहले पूरा ऊपर से नीचे तक सीक्वेंस में सीखो। ऊपर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, फिर नीचे आओ थायराइड, पैराथायराइड, फिर थाइमस, थाइमस के बाद आपका पैनक्रियास, पैनक्रियास के बाद एड्रेनलिन, एड्रेनलिन के बाद आपका कौन सा ग्लैंड है बेटा आपका? गोनेडोट्रोपिन है। उसमें भी क्या है बेटा आपके? टेस्टिस और ओवरीज है। चलेगा। इतनी ग्रंथियां लगभग आपको याद रखनी पड़ेंगी। किसके लिए बेटा? अंतःस्रावी के लिए। चलेगा। एक एक से बात करना शुरू करते हैं, एक एक से पॉइंट को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा हाइपोथैलेमस। कौन सा पार्ट है हमारा? हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिस्ट बनाओ, फटाफट एक लिस्ट तैयार करो। इट इज हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, पैनक्रियास के बाद अधिवृक्क ग्रंथि और गोनेड। क्या है बेटा आपके? गोनेड। चलेगा। तो कौन सा पोर्शन है बेटा? गोनेड का पोर्शन है। चलेगा। तो तीसरा पोर्शन किसका हो गया बेटा? गोनेड्स। ठीक है। गोनेड्स में भी दो पोर्शन है। कौन कौन से बेटा आपके? टेस्टिस, यानी कि वृषण, मेल बॉडी में वृषण, और फीमेल बॉडी में ओवरीज या अंडाशय। ठीक है। पैराथायराइड के बाद थाइमस, THYMUS, थाइमस। शुरू करें। ठीक है।
अब सुनो, हमारी कहानी शुरू हो रही है किसके पार्ट से बेटा? इट इज हाइपोथैलेमस। कौन सा पार्ट है बेटा? हाइपोथैलेमस का पार्ट है। आप में से कितने लोगों ने हाइपोथैलेमस सुना है? अच्छा, कहाँ होता है ब्रेन में? अच्छा, ब्रेन कितने लोगों ने पढ़ा है? बेसिक पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़े हैं? कितने पार्ट होते हैं? कौन कौन से? ठीक है। अग्र मस्तिष्क में क्या क्या आता है? चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है। जब हम हमारा ह्यूमन ब्रेन पढ़ना शुरू करते हैं तो नॉर्मली हमारे ह्यूमन ब्रेन को तीन हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में बांटा गया? तीन हिस्सों में बांटा गया। पहला होता है फोर ब्रेन। पहला कौन सा होता है? फोर ब्रेन, जिसको हम हिंदी में कौन सा मस्तिष्क कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कह रहे हैं। दूसरा हमारा होता है मिड ब्रेन। चलेगा? कौन सा ब्रेन होता है? मिड ब्रेन, जिसको हम कौन सा मस्तिष्क कहते हैं? मध्य मस्तिष्क कहते हैं, जो देखने को मिलेगा। और तीसरा हमारा होता है हाइंड या हिंड ब्रेन, जिसको हम पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। कौन सा मस्तिष्क कहते हैं? तो हमारे ब्रेन के सिंपली कितने पार्ट हैं बेटा? तीन पार्ट हैं। कौन कौन से तीन पार्ट हैं? तो पहला फोर ब्रेन है, दूसरा मिड ब्रेन है, तीसरा कौन सा है? आपका हिंड ब्रेन है। तीसरा कौन सा पोर्शन है? हिंड ब्रेन है। चलेगा? अच्छा, हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो फोर ब्रेन का होता है। ये सुनो, हमारे ब्रेन का लगभग 90% हिस्सा कौन से ब्रेन का है बेटा? फोर ब्रेन का है, जो देखने को मिलेगा। और फोर ब्रेन में भी तीन पार्ट आते हैं। चलेगा? फोर ब्रेन में भी कितने पार्ट आते हैं? तीन पार्ट आते हैं। अभी अभी चिंता मत करो, मैं पूरा एक एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा, बस सुनो। तो पहली बात, तो हमारा ब्रेन कितने हिस्सों में बटा है? तीन। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। चलेगा? इसमें भी कितने पोर्शन आएंगे? तीन पोर्शन आएंगे। पहला आएगा सेरेब्रम। कॉमन नेम हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सेरेब्रम कह रहे हैं, जो देखने को मिलेंगे। चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहला पोर्शन कौन सा हो गया? सेरेब्रम। दूसरा पोर्शन होता है डाई एनसेफेलॉन। सुना है? दूसरा पोर्शन कौन सा होता है? डाईएनसेफ्लॉन का पोर्शन होता है, जो देखने को मिलेगा। और डाईएनसेफ्लॉन के बाद तीसरा पोर्शन होता है आपका ओल फैक्ट्री। कौन सा होता है? ओल फैक्ट्री। ओल फैक्ट्री लोब्स कहते हैं। ये तीन हिस्से हैं, जो किसके हैं बेटा? आपके किसके हैं? आपके अग्र मस्तिष्क के हैं। ऐसे ही आपके दो हिस्से किसके होते हैं? मिड ब्रेन के होते हैं। और फिर तीन हिस्से किसके होते हैं? हिंड ब्रेन के। जब आप ब्रेन पढ़ोगे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अभी हमारा लेना देना किससे है? फोर ब्रेन से है, इसलिए केवल किस पर फोकस करना? फोर ब्रेन पर फोकस करना। चलेगा? अब जब हम इस फोर ब्रेन की बात करते हैं, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, सिंपल सी बात है, ये मेरे ब्रेन का हिस्सा है, जो देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपके सामने इस तरीके से खड़ा हो जाऊं और बीच में से क्या कर दें बेटा? आपके कट लगा दें, सिंपल सी कंडीशन है। क्या लगा दिया जाए बेटा? कट लगा दिया जाए, तो आपको सिंपल सी बात है, मेरे ब्रेन का क्या दिखेगा? आपका क्या दिखाई देगा? आपका साइड व्यू दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा? आपके साइड व्यू आपको देखने को मिलेगा। चलेगा? अब अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैंने अपने बालों का पोर्शन हटाया। बालों के पोर्शन के बाद मेरा डर्मा पोर्शन आएगा। डर्मा मतलब मेरी स्किन का हिस्सा आएगा। स्किन के बाद नीचे की हड्डियां आएंगी। नीचे की क्या आएंगी? हड्डियां आना शुरू होंगी। इन हड्डियों को नॉर्मली आप हिंदी में कहते हो तो कपाल। हिंदी में क्या बोलते हो? कपाल। इंग्लिश में इनको कहा जाता है क्रेनियम। क्या कहा जाता है? क्रेनियम। तो अगर मैं एक रफ डायग्राम तैयार करूं, तो जैसे मान के चलो ये आपके क्रेनियम का पोर्शन है। हम जस्ट साइड व्यू देख रहे हैं, इसलिए एक लाइन दिख रही है। ये आपकी किसका पोर्शन है? क्रेनियम का पोर्शन है। यानी कि ये ऊपर की हड्डियां हैं। ये ऊपर की क्या है? हड्डियां हैं, जो आपको देखने को मिलेंगी, जिसको आप नॉर्मली क्रेनियम कह रहे हो। ध्यान से सुनना, अभी हम हाइपोथैलेमस तक पहुंचेंगे। तो ये आपके किसका पोर्शन है? क्रेनियम का पोर्शन है। चलेगा? क्रेनियम को जस्ट आप हटाओगे, जैसे ही आप कपाल की हड्डियों को हटाओगे, उसके नीचे आपको एक पतली सी लेयर मिलेगी। पतली सी क्या मिलेगी? लेयर मिलेगी, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। जो ब्रेन को क्या करती है?
प्रोटेक्ट करती है, जो जस्ट आपके ब्रेन के ऊपर देखने को मिलेगी, चलेगा। उस लेयर को आप कहते हो मेनिंजिस। क्या कहते हो बेटा? मेनिंजिस कह रहे हो जो आपको देखने को मिलेगा, चलेगा। ये मेनिंजिस भी 3 लेयर से बनी होती है। इसमें ऊपर आपकी ड्यूरा मैटर होती है, बीच में आर्केनोइड मैटर होती है, अंदर पिया मैटर होती है, चलेगा। उससे पूरा क्या तैयार होता है? मेनिंजिस तैयार होता है। और मेनिंजिस के जस्ट नीचे से, मेनिंजिस के कहां से? जस्ट नीचे से आपको एक फोल्डेड पोर्शन मिलेगा। ब्रेन को देखा होगा तो एक अखरोट के जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, हाँ या ना? एक पूरा का पूरा ब्रेन किससे कवर है? एक अखरोट का जैसा एक पूरा फोल्डेड पोर्शन है। एक कैसा पोर्शन है? फोल्डेड पोर्शन है, जिसको आप कहते हो सेरेब्रम। क्या कहते हो? सेरेब्रम कहते हो, जो देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं सिंपल एक डायग्राम कोई भी उठा के देखूं, कोई भी इमेज आप ले लो, ये सोनो, ये पूरा हिस्सा आपके किसका है? सेरेब्रम का है। ये पूरा हिस्सा किसका है? सेरेब्रम का होता है। ये सोनो, हमारे ब्रेन का 70 से 80% पोर्शन केवल किसका होता है? सेरेब्रम का होता है। जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये 2 हिस्सों में दिखेगा। कितने हिस्सों में दिखेगा? 2। एक को हम राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, या राइट सेरेब्रम और लेफ्ट सेरेब्रम कह रहे हैं, चलेगा। तो जस्ट मेनिंजिस के नीचे, मेनिंजिस के कहा? नीचे आपको क्या मिलेगा? आपको सेरेब्रम देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सेरेब्रम देखने को मिलेगा। एक फोल्डेड पोर्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? फोल्डेड पोर्शन। आप जितने भी डायग्राम देखोगे, ये सारे डायग्राम में आपको नॉर्मली ऊपर क्या दिख रहा है? सेरेब्रम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सेरेब्रम। और जब आप सेरेब्रम को हटाते हो, जब आप किसको हटाते हो बेटा? सेरेब्रम को हटाना शुरू करते हो, सेरेब्रम को अलग करते हो, सिंपल सी कहानी ये है, ठीक है। ये कंडीशन, ये नहीं, सॉरी, ठीक है। जब आप इस पूरे सेरेब्रम को क्या करोगे? हटाओगे, तो इसके नीचे जो ये हिस्सा दिख रहा है, चलेगा, ये हिस्सा कहलाता है डाईएनसेफेलॉन। क्या कहलाता है? डाईएनसेफेलॉन। तो पहले तो पोजीशन समझो। जैसे अगर मैं साइड में खड़ा हूं, ये मेरे ब्रेन का फ्रंट हिस्सा है, ये मैं सामने से ब्रेन को देख रहा हूं, चलेगा। ये ब्रेन का कौन सा पोर्शन है? फ्रंट पोर्शन है। ये ब्रेन का डोर्सल पोर्शन है, पिछला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है बेटा? पिछला हिस्सा है, चलेगा। तो जब आप ब्रेन को आगे से देखोगे तो ये पूरी कवरिंग सेरेब्रम, ये पूरी कवरिंग क्या है? सेरेब्रम। और सेरेब्रम के नीचे ये एक ग्रे व्हाइट मैटर है, जिसको कॉर्पस कैलोजम कह रहे हैं। और कॉर्पस कैलोजम के नीचे से, कॉर्पस कैलोजम से कहां से बेटा? नीचे से ही पूरा हिस्सा शुरू हुआ, जिसको हमने कहा कौन सा पोर्शन? डाईएनसेफेलॉन। कौन सा पोर्शन कहा? डाईएनसेफेलॉन, चलेगा। तो सेरेब्रम के नीचे क्या होता है? डाईएनसेफेलॉन होता है। कौन सा पोर्शन होता है? डाईएनसेफेलॉन। अब मजेदार बात सुनना, हम यहीं पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पहले क्रेनियम हो गई, क्रेनियम के नीचे क्या हो गई? मेनिंजिस हो गई। मेनिंजिस के नीचे आपको फोल्डेड पोर्शन मिलेगा। एक क्या मिलेगा बेटा? फोल्डेड पोर्शन मिलेगा। इस फोल्डेड पोर्शन को आप क्या कह रहे हो? सेरेब्रम कह रहे हो। सेरेब्रम के नीचे आपको एक व्हाइट मैटर मिलेगा, जिसको आपने कॉर्पस कैलोजम कहा, चलेगा। जिसको आपने क्या बोला? कॉर्पस कैलोजम बोला, ठीक है। अब मान के चलो ये मेरे ब्रेन का फ्रंट साइड है, सॉरी, ये मेरे ब्रेन का कौन सा साइड है बेटा? आपका फ्रंट साइड है, चलेगा। ये मेरे ब्रेन का कौन सा साइड है? बैक साइड है। तो इस कॉर्पस कैलोजम के नीचे, इस कॉर्पस कैलोजम के नीचे ये हिस्सा है जहां मुझे डाईएनसेफेलॉन मिलेगा। कौन सा पोर्शन मिलेगा? डाईएनसेफेलॉन। अब इस डाईएनसेफेलॉन के भी 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं बेटा? 3 पार्ट हैं। इस डाईएनसेफेलॉन का जब ऊपर का हिस्सा देखते हो, जिसको हम कहते हैं रूफ ऑफ द डाईएनसेफेलॉन, डाईएनसेफेलॉन की छत, डाईएनसेफेलॉन की छत, ऊपर का हिस्सा देखोगे तो यहां पर आपको एक पोर्शन देखने को मिलेगा। यहां पर ऊपर की तरफ एक पोर्शन मिलेगा, जिसको आप कहते हो एपिथैलेमस। क्या कहते हो आप? एपिथैलेमस कहते हो, जो देखने को मिलेगा। यानी कि ऊपर की तरफ एक हिस्सा देखने को मिल रहा है, क्या कहला रहा है? एपिथैलेमस कहला रहा है, चलेगा। उसके बाद बीच में आपको एक हिस्सा देखने को मिलेगा, बड़ा सा हिस्सा देखने को मिलेगा यहां पर। यह हिस्सा आपका कहलाएगा थैलेमस। कौन सा पोर्शन कहलाएगा? थैलेमस। और थैलेमस के नीचे ही
आपको जस्ट यहां पर एक पोर्शन देखने को मिलेगा जिसको आप कहते हो हाइपोथैलेमस। चलेगा? तो अगर आपसे पहले पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस है कहाँ, तो आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस ब्रेन के फोर ब्रेन के पार्ट में है। कौन से पार्ट में है? अग्र मस्तिष्क के भाग में। कौन से मस्तिष्क के भाग में है? अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सेफलॉन के भाग में। कौन से भाग में है? डाइएन्सेफलॉन के भाग में है। और डाइएन्सेफलॉन में भी कहाँ है? ऊपर या नीचे? डाइएन्सेफलॉन के फ्लोर पर है। डाइएन्सेफलॉन के कहाँ पर है? फ्लोर पर, नीचे पड़ा हुआ है। उसको हम कहते हैं कौन सा थैलेमस बेटा? हाइपोथैलेमस। चलेगा? कैसा है बेटा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी पोजीशन सीखो? हाइपोथैलेमस की पोजीशन सीखो कि हाइपोथैलेमस है कहाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो डाइएन्सेफलॉन के निचले हिस्से में क्या मिला बेटा? हाइपोथैलेमस मिला। ठीक है, अब आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ये हाईली नर्वस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? हाईली नर्वस। हाईली नर्वस का मतलब होता है कि इसके अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट है। कैसी प्रेजेंट है बेटा? तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो इसके अंदर भरी हुई हैं। अरे हाँ या ना? आपका पहले तो हाइपोथैलेमस क्लियर है कहाँ है? कहाँ है? फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सेफलॉन के निचले हिस्से में। डाइएन्सेफलॉन के कौन से हिस्से में? निचले हिस्से में क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस। डाइएन्सेफलॉन में कितने हिस्से हैं? तीन। ऊपर वाला एपिथैलेमस, बीच वाला थैलेमस और नीचे वाला हाइपोथैलेमस। ये चीज आपको ब्रेन में भी काम आने वाली है। चलेगा? अब ध्यान से सुनना। हाइपोथैलेमस एक एक तरीके से आपको एक एक सेमी सॉलिड टाइप का पोर्शन मिलेगा। एक चिपचिपा सा पोर्शन है जिसको आप क्या कह रहे हो? हाइपोथैलेमस कह रहे हो, जिसमें नर्व सेल्स भरी हुई हैं। कैसी सेल्स भरी हैं? नर्व सेल या तंत्रिका कोशिकाएं भरी हुई हैं। कौन सी कोशिकाएं भरी हुई हैं? तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो किसके अंदर भरी हुई हैं? किसके अंदर भरी हुई हैं? आपके हाइपोथैलेमस के अंदर भरी हुई हैं। चलेगा? तो हाइपोथैलेमस के अंदर कौन सी सेल्स हैं बेटा? नर्व सेल्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे एपिथैलेमस जो होता है वो हाईली वस्कुलर होता है, उसमें ब्लड रिलीजिंग क्या होती है बेटा? बहुत ज्यादा होती है। ये आपका हाईली नर्वस है, यानी कि नर्व सेल्स क्या है? ज्यादा है। कौन से पार्ट में? हाइपोथैलेमस में। आपके नर्व सेल्स या तंत्रिका कोशिकाएं हैं। चलेगा? अब ध्यान से सुनना। ये जो हाइपोथैलेमस है जो हाईली कैसा है? नर्वस है, जिसमें कौन सी कोशिकाएं हैं? तंत्रिका कोशिकाएं हैं। इन तंत्रिका कोशिकाओं को कहा जाता है न्यूक्ली। क्या कहा जाता है? न्यूक्ली कहा जाता है, जो देखने को मिलेगा। चलेगा? तो सिंपल याद रखना कि हमारे हाइपोथैलेमस में क्या है? न्यूक्ली कोशिकाएं हैं। हमारे हाइपोथैलेमस में कौन सी कोशिकाएं हैं? न्यूक्ली कोशिकाएं हैं। चलेगा? ये न्यूक्ली कोशिकाएं क्या करती हैं? ये न्यूक्ली कोशिकाएं क्या करती हैं? हाँ, क्या करती हैं? हॉर्मोन्स को? कौन से हॉर्मोन्स को? अच्छा मुझे बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर है? पक्का? तो डाइएन्सेफलॉन में क्या पड़ा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कौन सी कोशिकाएं हैं? न्यूक्ली कोशिकाएं। चलेगा? अब ध्यान से सुनना। ये न्यूक्ली कोशिकाएं या तो बहुत सारे हार्मोन को बनाती हैं। ध्यान से सुनना। ये न्यूक्ली कोशिकाएं या तो बहुत सारे हार्मोन्स को क्या करती हैं? बनाती हैं, या बहुत सारे हार्मोन को संश्लेषित करती हैं। चलेगा? बहुत सारे हार्मोन्स को या तो बनाएंगी या बहुत सारे हार्मोन्स को क्या करेंगे? संश्लेषित करेंगे। संश्लेषित करना मतलब छोटी छोटी चीजों से मिलकर हार्मोन्स को बनाना या फिर आपके संश्लेषण करना। चलेगा? सिंपल सी बात है। तो आपका हाइपोथैलेमस बहुत सारे हार्मोन्स को या तो क्या कर रहा है? बना रहा है, या उन हार्मोन्स को क्या कर रहा है? संश्लेषित कर रहा है। और हार्मोन्स को बनाने और संश्लेषित करने के बाद, हार्मोन्स को बनाने और क्या करने के बाद? संश्लेषित करने के बाद अपने एक निचले हिस्से में भेजता है। हाइपोथैलेमस में एक क्या रहता है? पाइप रहता है, उस निचले हिस्से में भेजता है। और उस निचले हिस्से से एक और ग्रंथि जुड़ी होती है जिसको क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। चलेगा? तो पीयूष ग्रंथि के जितने भी हार्मोन हैं, पीयूष ग्रंथि के जितने भी क्या है? हार्मोन हैं, उन सब को कंट्रोल करने का काम,
कुछ हार्मोन्स तो सीधे सीधे पीयूष ग्रंथि कहाँ से लेती है, हाइपोथैलेमस से लेती है। कुछ हार्मोन्स आपके पीयूष ग्रंथि में संश्लेषित होते हैं, लेकिन उनका मटेरियल भी कहाँ से आता है, आपके हाइपोथैलेमस से आता है। यानी कि पीयूष ग्रंथि का कंप्लीटली जो हार्मोन्स का कंट्रोल है, कंप्लीटली किसका कंट्रोल है, हार्मोन्स का कंट्रोल है, वो किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास है। हाइपोथैलेमस की न्यूक्ली कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, न्यूक्ली कोशिकाएं या तो हार्मोन्स को बनाएंगी या हार्मोन्स को क्या करेंगी, संश्लेषित करेंगी, और उन हार्मोन्स को बनाने का काम या संश्लेषण का काम कराती हैं जो कौन सी ग्रंथि को, जो पीयूष ग्रंथि को मिलने वाले हैं। ये सोनो, जो पीयूष ग्रंथि में काम करने वाले हैं। पीयूष ग्रंथि में कौन सा हार्मोन कैसे काम करेगा, ज्यादा काम करेगा, कम काम करेगा, किसको कितना रिलीज होना है, नहीं होना है, इन सब का फैसला कौन लेता है, हाइपोथैलेमस लेता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यही पढ़ते आ रहे हो। पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि आपकी दूसरी ग्रंथियों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। यही पढ़ा है। आज के बाद ध्यान से सुनना, हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है। पीयूष ग्रंथि को पूरी तरह से नियंत्रित रखने का काम किसका होता है बेटा, आपका सिंपल सी कंडीशन है, किसका है बेटा, आपके हाइपोथैलेमस का है। चलेगा, इसलिए इसको मास्टर ऑफ क्या कह रहे हैं, मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं। कभी पूछा जाए मास्टर ग्लैंड कौन सा है, आंसर क्या होगा, पीयूष ग्रंथि। और कभी पूछा जाए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सा है, आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। क्योंकि पीयूष ग्रंथि की पूरी कंट्रोलिंग किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास है। यहां तक की कहानी क्लियर है, चलेगा। अच्छा, आपके हाइपोथैलेमस में कौन सी कोशिकाएं थी, न्यूक्ली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं थी, न्यूक्ली कोशिकाएं थी। ये न्यूक्ली कोशिकाएं बेटा दो टाइप के हार्मोन बनाती हैं। आपके हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्ली कोशिकाएं हैं, ये न्यूक्ली कोशिकाएं कितने प्रकार के, दो प्रकार के क्या बनाती हैं, दो प्रकार के हार्मोन तैयार करते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन तैयार करते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं आपके रिलीजिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, जिनको आप हिंदी में कहते हैं मोचक हार्मोन। एक तो आपके हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं या मोचक हार्मोन रिलीज होते हैं। ये सोनो, आपसे यही पूछ लिया जाएगा मोचक हार्मोन कहाँ से निकलते हैं। ये सोनो, कहाँ से निकल रहे हैं, हाइपोथैलेमस से। चलेगा, तो एक तो कौन से हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है, या कौन से हार्मोन है, मोचक हार्मोन है। चलेगा। दूसरी तरफ आपके हाइपोथैलेमस से निकलते हैं इट इज प्रोहिबिटेड हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोहिबिटेड हार्मोन, जिनको हिंदी में कहते हैं निरोधी हार्मोन। आपको मेरी बातें समझ में तो आ रही हैं, पक्का। तो आपका हाइपोथैलेमस में न्यूक्ली कोशिकाएं थी। न्यूक्ली कोशिकाएं जो भी हार्मोन बना रही थी, जो भी हार्मोन मैनेज कर रही थी, वो किसके लिए कर रही थी, पीयूष ग्रंथि के लिए। इसलिए क्या कहलाए, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इस पूरे के पूरे हाइपोथैलेमस से कितने प्रकार के हार्मोन निकले, दो प्रकार के। एक रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा निरोधी हार्मोन। क्या होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, जो हार्मोन्स या दूसरे हार्मोन्स को प्रोत्साहित करें, जो क्या करें, प्रोत्साहित करें कि तुम्हें बंद नहीं होना भाई। ये सुनो, तुम्हारा काम है क्या करना, रिलीज होना, तुम रिलीज होते रहोगे। ये सुनो, सिंपल सी बात है। यानी कि आपके शरीर में हार्मोन्स को जो लंबे समय तक क्या करें, रिलीज कराएं। अगर अगर आपके हार्मोन बंद होंगे तो दिक्कत होगी। चलेगा। तो ऐसे हार्मोन जो आपके हार्मोन्स को प्रेरित करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं कि भाई रिलीज होते रहना, रुकने का काम नहीं है, क्या करना है, रिलीज होना है। चलेगा। जैसे आपके गोनेडोट्रोपिन्स जो हैं, खासकर जैसे मेल बॉडी में आपके जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं, जो आपकी आपकी मस्कुलरिटी डिफाइन कर रहे हैं, वो जिंदगी भर रहेगी। यस और नो। तो उसको मैनेज कौन करेगा, रिलीजिंग हार्मोन, कि भाई ये हार्मोन्स रिलीज होते रहना
चाहिए। चलेगा। दूसरी तरफ कौन से होते हैं बेटा? प्रोहेबिटेड हार्मोन। प्रोहेबिटेड हार्मोन मतलब हो गया, रुक जाओ। यस और नो? जैसे आपके हाइपोथैलेमस से निकला सोमेटोस्टेटिन। कौन सा निकला? सोमेटोस्टेटिन, जिसने पीयूष ग्रंथि के ग्रोथ हार्मोन को रोका। पीयूष ग्रंथि के कौन से हार्मोन को रोका? ग्रोथ हार्मोन को रोका कि भैया अब निकलने की आवश्यकता नहीं है, अगर निकलोगे तो दिक्कत होगी। चलेगा। तो जिसने आपकी, सिंपल सी बात है, रोकने का काम किया। किसका काम किया? रोकने का, कि अब आपको इससे ज्यादा निकलने की आवश्यकता नहीं है। चलेगा। तो आपका हाइपोथैलेमस कितने पार्ट में डील करेगा? दो पार्ट में डील करेगा। या तो वो कौन से हार्मोन निकालेगा? रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा, या फिर वो कौन से हार्मोन निकालेगा? वो प्रोहिबिटेड हार्मोन निकालेगा। कौन से हार्मोन निकालेगा? प्रोहिबिटेड हार्मोन निकालेगा। और ये हार्मोन दोनों के दोनों किसको मैनेज करेंगे? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को मैनेज करेंगे। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहा गया? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। 4 पॉइंट में पूरा हाइपोथैलेमस याद रखना है। पहला, हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सेफ्लॉन का भाग है। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सेफ्लॉन का भाग है। कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस। चलेगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियर कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? न्यूक्लियर कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो या तो हार्मोन बनाती हैं या हार्मोन को संश्लेषित करती हैं। और जो हार्मोन बनते हैं या जो हार्मोन संश्लेषित होते हैं, वो किसकी किसकी क्रियाविधि को? पीयूष ग्रंथि की क्रियाविधि को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। इसीलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाएगा। चलेगा। आपके हाइपोथैलेमस की जो न्यूक्लियर कोशिकाएं हैं, वो कितने प्रकार के हार्मोन निकाल रही हैं? 2 प्रकार के। एक मोचक हार्मोन, दूसरा निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन क्या है? आपका मोचक हार्मोन क्या है? वो हार्मोन जो आपके पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को प्रेरित करें कि भाई निकलो, आपको निकलना है। चलेगा। और वैसे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स को क्या करें? रोकें, कि बहुत हो गया, एक समय के बाद अब आपको निकलने की आवश्यकता नहीं है। ये काम है बेटा किसका? आपके हाइपोथैलेमस का। और हाइपोथैलेमस से नीचे जुड़ा हुआ है कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। चलेगा। अब आपको पीयूष ग्रंथि समझ में आएगी कि पीयूष ग्रंथि करती क्या है। तो हाइपोथैलेमस क्लियर है? चलेगा। अब हम पीयूष ग्रंथि समझ लेते हैं, फिर इकट्ठा लिखेंगे। यहां तक की कहानी क्लियर है? अरे हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना। हाइपोथैलेमस के बाद जब आप हाइपोथैलेमस को देखते हो, जैसे मान के चलो ये मेरा कौन सा हिस्सा है? हाइपोथैलेमस का हिस्सा है। या अगर हम अपने डायग्राम पर पहुंचे बेसिक, तो ये मेरा किसका पोर्शन था बेटा? क्रैनियम, मेनिंजेस, सेरेब्रम, कॉर्पस कैलोजम, डाइएन्सेफ्लॉन, ये मेरा किसका हिस्सा है? हाइपोथैलेमस का हिस्सा है। चलेगा। अब इस हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में, यहां पर, चलेगा, इस निचले हिस्से में एक खाली जगह होती है। चलेगा। आपके हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में क्या है? एक खाली जगह। जैसे अगर मैं नीचे जाता जाऊं तो यहां पर लगभग। चलेगा। जब यहां पर ड्रिल करोगे तो अंदर एक क्या मिलेगा? एक खाली जगह मिलेगी। जैसे हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे क्या है? खाली जगह है। इस खाली जगह को कहा जाता है सैला टर्शिका। क्या कहा जाता है? सैला टर्शिका। चलेगा। ये नाम याद रखना। आने वाले समय में अगर तुम लोगों को बर्बाद करना है तो सीधा पूछा जाएगा पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है। चलेगा। तो पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे एक खाली जगह में होती है। हाइपोथैलेमस के नीचे एक खाली जगह में होती है, फ्रंट साइड में होती है। कौन सी साइड में होती है? फ्रंट साइड में होती है। और इस खाली जगह को क्या कहा जाता है? इस खाली जगह को सैला टर्शिका कहा जाएगा। इस खाली जगह को क्या कहा जाएगा? सैला टर्शिका कहा जाएगा। चलेगा। तो आपको याद रखना है कि आपकी पीयूष ग्रंथि किसके नीचे है? हाइपोथैलेमस के नीचे है। हाइपोथैलेमस के नीचे भी एक किस में है? खाली जगह में है। किस में है बेटा? एक खाली जगह में है। उस खाली जगह को क्या कह रहे हैं? सैला टर्शिका कह रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से सुनना। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि हाइपोथैलेमस के नीचे खाली जगह कौन सी होती है?
सैला टर्शिका, जहाँ कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। सैला टर्शिका कॉमन नाम है, चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये जो आपका आपकी पीयूष ग्रंथि है, जो कौन सी टर्शिका में बेटा? सैला टर्शिका में है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये ऊपर आपका हाइपोथैलेमस है, चलेगा? ऊपर आपका क्या है? हाइपोथैलेमस है। इस हाइपोथैलेमस से एक ब्रांच निकलेगी। इस हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगी बेटा? ब्रांच निकलेगी, या एक पाइप नुमा संरचना निकलेगी। हाँ या ना? बोलो हाँ। इस हाइपोथैलेमस से क्या निकली? एक पाइप नुमा संरचना निकली। वो पाइप नुमा संरचना नीचे की तरफ लटक रही है। किसकी तरफ लटक रही है? नीचे की तरफ लटक रही है। कौन सी पोर्शन में? सैला टर्शिका में। वो खाली जगह में एक पाइप नुमा संरचना दिख रही है, चलेगा? उस संरचना या उस पाइप नुमा स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्टॉक। क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। यानी कि हाइपोथैलेमस से एक ब्रांच या पाइप निकला, जिसको क्या कहा गया? स्टॉक कहा गया, या हिंदी में कहा गया व्रंत। क्या कहा गया? व्रंत कहा गया, चलेगा? तो हाइपोथैलेमस से एक व्रंत निकला, और इस व्रंत के निचले हिस्से में, इस व्रंत के कौन से हिस्से में? निचले हिस्से में एक ग्रंथि जुड़ी हुई है, चलेगा? इसके निचले हिस्से में क्या जुड़ी है? एक ग्रंथि जुड़ी है, जो लगभग आप सामने से देखोगे तो आपको एक दिखेगी, पर जैसे चने का दाना होता है ना, जो दो पीसेस में होता है, हाँ या ना? वैसे ही ये भी डिवाइड है। वैसे ये भी क्या है? डिवाइड है, नीचे की तरफ लटक रही है, चलेगा? इसी ग्रंथि को हम कौन सी ग्रंथि कह रहे हैं? पीयूष ग्रंथि कह रहे हैं। इसी ग्रंथि को हम कौन सी ग्रंथि कह रहे हैं? पीयूष ग्रंथि। या आप हिंदी में कौन सी ग्रंथि कह देते हो बेटा? आप पीयूष ग्रंथि, इंग्लिश में क्या कह देते हो? पिट्यूटरी ग्लैंड कह देते हो, या मास्टर ग्रंथि कह देते हो, यही नाम है, चलेगा? तो सिंपल सी कंडीशन है, ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? अब थोड़ा सा इसको डिटेल में बनाते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, चलेगा? ध्यान से सुनना। ये रहा आपके स्टॉक का पोर्शन, हाँ या ना? ये रही आपकी पीयूष ग्रंथि, बोलो हाँ। ये रही आपकी कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। ये रहा आपका फ्रंट साइड, मतलब सामने से देख रहे हो, चलेगा? पीयूष ग्रंथि को कहां से देख रहे हो? सामने से देख रहे हो। आपकी पीयूष ग्रंथि जब आप सामने से देखोगे तो आपको तो एक ही पार्ट दिखाई देगा, चलेगा? आपको कितना पार्ट दिखाई देगा? एक पार्ट दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअली पीयूष ग्रंथि के कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं, एक सामने वाला है और एक पिछला वाला है, हाँ या ना? चलेगा? तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो पीयूष ग्रंथि है वो कितने पार्ट में बटी है बेटा? आपके दो हिस्सों में बटी है, एक आगे का पोर्शन और एक पीछे का पोर्शन, चलेगा? अब मैं आपकी सहूलियत के लिए इसको नंबर दे देता हूं। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, चलेगा? आप जब पीयूष ग्रंथि को देखते हो, जो जो किसके थ्रू जुड़ी हुई है? स्टॉक के थ्रू जुड़ी है। किसके थ्रू जुड़ी है? स्टॉक के थ्रू जुड़ी है। इस पीयूष ग्रंथि के कितने पार्ट हैं? दो। आपको आगे से कितना दिख रहा है? एक, लेकिन है कितने? दो। ये जो आगे का हिस्सा होता है ना, इसको कहा जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, चलेगा? एडिनो हाइपोफाइसिस, चलेगा? यही नाम है, चाहे हिंदी में बोलो चाहे अंग्रेजी में बोलो, क्या कहा जाएगा? एडिनो हाइपोफाइसिस। तो जब आपने पीयूष ग्रंथि को आगे से देखा तो आपको कौन सा पार्ट दिखाई दिया? एडिनो हाइपोफाइसिस, चलेगा? और आपका जो पिछला पार्ट होता है पीयूष ग्रंथि का, कौन सा पार्ट है बेटा? जो पिछला पार्ट है इसको कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो आपकी पीयूष ग्रंथि कितने हिस्सों में बटी? दो हिस्सों में बटी, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, चलेगा? आपकी पीयूष ग्रंथि के कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब आपका जो एडिनो हाइपोफाइसिस है,
कौन सा पार्ट है? एडेनो हाइपोफाइसिस जो आपको आगे से दिख रहा है, ये एडेनो हाइपोफाइसिस भी बेटा दो हिस्सों में बटा है। इसके भी इंटरनली कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं आपका, एक कंटिन्यूस पार्ट है और एक थोड़ा सा ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। चलेगा? इसके भी कितने पार्ट हो गए? दो। तो कायदे से आपकी आपकी जो पीयूष ग्रंथि वो तीन हिस्सों में बटी है। कितने हिस्सों में बटी है? तीन। ये एक, ये दो और ये तीन। चलेगा? तो आपकी पीयूष ग्रंथि के एक्चुअली कितने हिस्से हैं? तीन हिस्से हैं जो देखने को मिलेंगे। अब आपकी सहूलियत के लिए मैं बना रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनना। ये रही मेरी पीयूष ग्रंथि, हाँ या ना? ये पीयूष ग्रंथि कितने हिस्सों में बटी है? दो हिस्सों में बटी है। पहले तो कौन कौन से दो हिस्से हैं? एक है एडिनो हाइपोफाइसिस, एक कौन सा है? एडिनो हाइपोफाइसिस। और एक कौन सा है? इट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। चलेगा? एक तरफ एडिनो हाइपोफाइसिस है और एक तरफ कौन सा है? न्यूरो हाइपोफाइसिस है जो देखने को मिलेगा। अब मेरे एडिनो हाइपोफाइसिस के या एडिनो हाइपोफाइसिस के कितने हिस्से थे बेटा? दो हिस्से थे। यस और नो? एडिनो हाइपोफाइसिस भी कितने पार्ट में बटा है? दो पार्ट में बटा है, एक सबसे आगे और एक उसके पीछे, फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस का कोई कंडीशन नहीं, वो एक ही रहेगा। चलेगा? अब ध्यान से सुनना, हमारा जो एडिनो हाइपोफाइसिस है जिसके कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। उसमें से पहला हिस्सा जो है, उसमें से कौन सा हिस्सा है? पहला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं पार्स डिस्टेलिस। क्या कहते हैं? पार्स डिस्टेलिस। पहले हिस्से को हम कह रहे हैं पार्स डिस्टेलिस। चलेगा? तो पहला हिस्सा जो है वो क्या कहलाया? पार्स डिस्टेलिस। चलेगा? जो दूसरा हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया। चलेगा? दूसरा हिस्सा कौन सा है? पार्स इंटरमीडिया। अब ये तीसरा पैराबोला मान गया, बोला हमें भी पार्स में नाम चाहिए। ये सुनो, तो हमने कहा बुरा मत मानो, तुम्हें कहेंगे पार्स नर्वोसा। क्या कहेंगे? पार्स नर्वोसा। चलेगा? हाँ हाँ, न्यूरो हाइपोफाइसिस को ही क्या कहेंगे? पार्स नर्वोसा। तो अगर हम बोलें तो हमारी पीयूष ग्रंथि के दो हिस्से थे, अब ये कैसे बटे? तो एक तरफ हो गया पार्स डिस्टेलिस। क्या हो गया बेटा? पार्स डिस्टेलिस। चलेगा? एक तरफ हो गया पार्स इंटरमीडिया। अभी देखो तुम्हें पूरा मजा आएगा। क्या हो गया? पार्स इंटरमीडिया। और एक तरफ हो गया पार्स नर्वोसा। लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस ही कहा जाएगा। चलेगा? तो हमारी पीयूष ग्रंथि के कितने हिस्से हो गए? तीन हो गए, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। किसी को कोई समस्या? अब आपका जो पार्स डिस्टेलिस है उसने कहा कि हमारे पास जो हार्मोन्स रहेंगे वो कौन कौन से हैं? तो बोले एक तो हम रखेंगे ग्रोथ हार्मोन को, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। चलेगा? आपके पार्स डिस्टेलिस कह रहा है कि हमारे पास कौन सा हार्मोन रहेगा? ग्रोथ हार्मोन रहेगा, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है? GH लिखा है, वृद्धि हार्मोन जिसको आप कहते हैं। चलेगा? तो ग्रोथ हार्मोन कौन से पार्ट में आता है? पार्स डिस्टेलिस। ग्रोथ हार्मोन आपके पीयूष ग्रंथि के कौन से पार्ट का हिस्सा है? पार्स डिस्टेलिस के पार्ट का हिस्सा है। चलेगा? ग्रोथ हार्मोन के बाद आपकी पीयूष ग्रंथि बोली कि हम रखेंगे PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रखेंगे? एक एक हार्मोन का काम पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी लिस्ट बनाओ। तो ग्रोथ हार्मोन किसके पास होता है? पार्स डिस्टेलिस के पास होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये भी किसके पास है? पार्स डिस्टेलिस के पास है। किसके पास है? पार्स डिस्टेलिस के पास है। उसके बाद होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में कहते हैं थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन। थोड़ी देर बाद फोटो खींचना, पूरा हो जाने दो। चलेगा? तो पहला कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा प्रोलैक्टिन। तीसरा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद चौथा है ACTH। चौथा कौन सा है? ACTH, इट इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पूरा फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। चिंता मत करो, हम एक एक नाम को फुल फॉर्म में भी लिखेंगे। एड्रीनो
कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। चलेगा, ये भी किसका पार्ट है? पार्स डिस्टेलिस का। उसके बाद रिलीज होता है LH। क्या रिलीज होता है? LH, जिसको कहा जाता है लिटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? लिटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद होता है FSH। क्या होता है? FSH, इट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलेगा, तो इतने हार्मोन डिस्टेलिस का पार्ट है। इतना हार्मोन किसका पार्ट है? डिस्टेलिस का पार्ट है। कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन आपका कौन सा है? प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, लिटिनाइजिंग हार्मोन, और कौन सा हार्मोन है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलेगा, इतने हार्मोन किसके पार्ट से निकले? डिस्टेलिस में आए। या तो वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं, लेकिन किस पार्ट में आ रहे हैं बेटा? डिस्टेलिस में। चलेगा, आपका जो इंटरमीडिया पार्ट होता है, जिसको हम पार्स क्या कह रहे हैं? इंटरमीडिया कह रहे हैं। इसमें एक ही हार्मोन दिखाई देता है, MSH। क्या दिखाई देता है? MSH। चलेगा, इट इज मिलेनोसाइट। क्या है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन आया बेटा? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फिर आपका आता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या आता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस, जहां दो हार्मोन्स निकलते हैं। कितने? दो। एक होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। और एक होता है वैसोप्रेसिन। क्या होता है? वैसोप्रेसिन। चलेगा, तो दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो कौन से पार्ट से रिलीज होते हैं? आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो अगर आपको पीयूष ग्रंथि सीखनी है तो पहले तो यही सीखो कि कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन निकल रहा है। चलेगा, अगर मैं आपसे सीधा पूछूं कि ACTH पीयूष ग्रंथि में कहाँ निकलता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि ACTH पार्स डिस्टेलिस का हिस्सा है। अगर मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा हार्मोन पार्स इंटरमीडिया से निकलता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि केवल कितना हार्मोन है? एक है। कौन सा? MSH, जो किसका पार्ट है? इंटरमीडिया का पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए वैसोप्रेसिन कौन से हिस्से से निकलता है, तो पिछले हिस्से से, जिसका नाम क्या है? पार्स नर्वोसा या न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो इतने हार्मोन हैं जो कहाँ से निकल रहे हैं? पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं। कौन सी ग्रंथि से निकल रहे हैं? पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे। चलेगा, काम क्या होगा वो नेक्स्ट क्लास में। चलेगा, आज हमारे पास इतना ही समय है। आपकी ज्योग्राफी की क्लास लगनी है, तो इनका काम क्या होगा, क्या क्या वर्क करेंगे, आपकी क्या कंडीशन होगी, वो नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले कल सुबह हम आकर पहले इसको बेसिक फॉर्म में लिखेंगे, और फिर यहीं से आगे कहानी को क्या करेंगे? बढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? आप चाहो इसका पिक ले लो, कल की क्लास में पूरा लिख लेंगे। छोटे छोटे पॉइंट याद रखेंगे। खाली प्लेस कौन सा होता है? सैला टर्शिका। आपके ब्रेन के नीचे जो खाली हिस्सा है वो कौन सा है? सैला टर्शिका। पीयूष ग्रंथि कहाँ रहती है? सैला टर्शिका में रहती है। किससे जुड़ी हुई रहती है? हाइपोथैलेमस से। किसके थ्रू जुड़ी हुई रहती है? स्टॉक के थ्रू जुड़ी रहती है। चलेगा, हाइपोथैलेमस में कौन सी सेल है? न्यूक्लियस सेल है। कौन सी सेल है? न्यूक्लियस सेल है। कितने टाइप के हार्मोन बना रही है? दो टाइप के, रिलीजिंग और निरोधी। यस और नो, सिंपल सी कंडीशन है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ये हार्मोन सारे कल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, यहीं से आगे कंटिन्यू शुरू करेंगे। ठीक है।